हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो आज हम लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का। और आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा। आज हम छोटी छोटी टर्म सब देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और कल जो हम पढ़ रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी पे सबसे पहले हम क्या एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन को हल्के में ले लिया होगा। चलो तो क्वेश्चन करते हैं। 2008 में पूछा गया है, 2008 में K1 इज इक्वल टू 10⁻16 E 2000 अपॉन T, K2 इज इक्वल टू 10⁻15 E की पावर 1000 अपॉन T। इफ at which temperature K1 is equal to K2। ये हमको टेम्परेचर बताना है, किस टेम्परेचर पर K1 K2 के बराबर है। तो इन दोनों को बराबर कर दो। K1 इज इक्वल टू सोल्यूशन है ये, K1 इज इक्वल टू K2 10⁻16 E की पावर 2000 अपॉन T इज इक्वल टू 10⁻15 E की पावर 1000 अपॉन T। अब 10⁻15 को नीचे ले आओ इस साइड, 10⁻16 अपॉन 10⁻15, और इसको E की पावर 1000 अपॉन T, E की पावर -2000 अपॉन T। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इधर से तो 10 आएगा और इधर से क्या आएगा, E -1000 अपॉन T। अब इसको ऊपर ले जाओ, इस टर्म को पॉजिटिव हो जाएगी पावर 2000 अपॉन T। तो 10 बराबर क्या है, E 1000 अपॉन T। अब दोनों साइड क्या ले लो, नेचुरल लॉग। ln 10 इज इक्वल टू ln E की पावर 1000 अपॉन T। इस पावर आगे आएगी, ln 10 बराबर 1000 अपॉन T ln E, और ln E होता है 1, ln E 1 के बराबर होता है। तो ln को नेचुरल लॉग को लॉग के फॉर्म में लिखेंगे 2.303 log 10 इज इक्वल टू 1000 अपॉन T। बिल्कुल सही है। log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 1000, ये तो 1 हो गया और इधर भी 1 हो जाएगा। तो आया 1000 अपॉन 2.303, मतलब 1000 अपॉन 2.303 केल्विन ये हमारा टेम्परेचर होगा जब K1 इज इक्वल टू K2 होगा। तो ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी ठीक ठाक कैलकुलेशन थी इसमें। तो बेसिकली 2008 में पहले थोड़ी कैलकुलेशन को टफ ही रखते थे। अब चलो कैलकुलेशन ऑफ EA देख लेते हैं। चलो कैलकुलेशन ऑफ EA, कैलकुलेशन ऑफ EA देखते हैं। टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट क्या था, क्या मान लो K1। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन R T1। इक्वेशन आएगी, इक्वेशन हमको पता है। और टेम्परेचर T2 पर रेट कांस्टेंट K2 मान लो, तो ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन R T2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब 2 में से अगर मैं 1 को माइनस करता हूँ
तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो देखो क्या आएगा 2। सेकेंड वाली ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन आर टी टू माइनस ln a माइनस ए अपॉन आर टी वन। ये हमारा माइनस करने पर आया। तो देखो ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ln ए कट जाएगा और प्लस का ये साइन अंदर जाएगा तो प्लस की क्वांटिटी रहेगी ये। तो ln k2 माइनस ln k1 को ln k2 अपॉन k1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये अपॉन आर को कॉमन ले लो, ये अपॉन आर को कॉमन ले लो, तो इधर से ये 1/t1 क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 1/t1 माइनस ये तो माइनस का है माइनस 1/t2। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ ln k2 अपॉन k1 ये अपॉन आर और t1 t2 को क्या ले लो एलसीएम ले लिया तो t2 माइनस t1 आया। ये हमारी इक्वेशन आ गई जो कि हमको याद रखनी है। अगर लॉग की फॉर्म में याद रखनी है तो नेचुरल लॉग को 2.303 लॉग 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो लॉग के बराबर लिख सकता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 को और नीचे भेज दो डिवाइड में, तो ये अपॉन 2.303 आर t2 माइनस t1 और t1 t2। एक इक्वेशन ये है लॉग की फॉर्म में अगर याद रखनी है। ये दोनों इक्वेशन हमको क्या रखनी है याद करनी है। याद कर लो, नोट करो। अभी तक हमने पहले तो क्वेश्चन किया है, अब हमने कैलकुलेशन ऑफ ये देखा है। तो एक लॉग k2 अपॉन k1 लिखो ना इधर, k2 अपॉन k1 ln k2 अपॉन k1 इधर लॉग है तो 2.303 से डिवाइड कर देना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। टू 2019 में क्या पूछा गया है 2019 में पूछा गया है फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी ये बराबर जीरो एंड रेट कांस्टेंट at 200 Kelvin is 1.6 10 to power 6 second inverse. The rate constant at 400 Kelvin will be A ऑप्शन। आर की वैल्यू दी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। पहला है 3.2 इंटू 10⁴ सेकेंड इनवर्स। डी ऑप्शन क्या है 1.6 10⁶ सेकेंड इनवर्स। सी ऑप्शन है 1.6 10�3 सेकेंड इनवर्स। इधर सेकेंड इनवर्स से सही है। डी 3.2 10⁶ सेकेंड इनवर्स। तो देखो टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट बदलता है, ये सबको बात पता है। तो इधर फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी 0 दी दी है, रेट कांस्टेंट 2000 केल्विन पर इतना दे दिया है और रेट कांस्टेंट 400 केल्विन पर पूछा है। सबको लगेगा कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो क्या करता है डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑब्वियस सी बात है रेट कांस्टेंट को बढ़ना चाहिए। लेकिन इधर पे देखो लॉग
अभी हमने इक्वेशन पढ़ी है K2/K1 बराबर EA/2.303 R T2 माइनस T1 T1। ये हमने इक्वेशन पढ़ी है। अब उसने EA को क्या बोल दिया है, जीरो, इसको जीरो बोल दिया है, तो ओवरऑल टर्म जीरो हो जाएगी। मतलब log K2/K1 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको मैं अगर ऐसे लिख सकता हूँ, log को इधर से हटाऊँ, K2/K1 10⁻0 बिल्कुल लिख सकता हूँ। log हटा रहा हूँ, 10 पावर में जाएगा, तो इधर से ये 10⁻0 का मतलब 1 है, तो K2 बराबर K1 जो रेट कांस्टेंट पहले था वही 400 डिग्री 400 केल्विन पर भी रहेगा। तो मतलब सेम आंसर आने वाला है। कितना दिया है, 1.6 10⁻6 सेकेंड इनवर्स। तो बी ही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, इधर जीरो हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो रही है, तो रेट कांस्टेंट सेम रहेगा। ये कंसेप्ट है, 2019 में क्वेश्चन आया था इससे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। दो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2021 में द स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट ऑफ ln K वर्सेस 1/T ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन -5 × 10⁻3 Kelvin. The value of EA, of the reaction is A option -83 किलोजूल पर मोल, बी ऑप्शन 41.5 किलोजूल पर मोल, सी ऑप्शन 83.0 किलोजूल पर मोल, डी ऑप्शन 166 किलोजूल पर मोल। अब हमको इसका आंसर निकालना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्लॉट ऑफ आर्हेनियस प्लॉट ln K वर्सेस ln T और उसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्लोप दे दिया है, स्लोप ऑफ। तो देखो इस क्वेश्चन में फाइनली स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट दे दिया है इतना, और वैल्यू ऑफ EA पूछा है। प्लॉट किसके बीच में है, ln K वर्सेस T। कल हमने पढ़ा था ये वाला ग्राफ, ln K/1/T। इसका स्लोप कितना आ रहा था, स्लोप आ रहा था -EA/R, और स्लोप की वैल्यू दे दी है, तो -EA/R बराबर होगा -5 × 10⁻3 केल्विन। माइनस से माइनस कट जाएगा, EA बराबर कितना आएगा, 5 × 10⁻3 × R। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में सभी वैल्यूज किलो जूल में गिवन है, तो इसको जूल वाला, R की वैल्यू जूल वाली रखना। 5 × 10⁻3 25/3 किलो जूल वाली रख गए, तो 125/3 × 10⁻3, तो 3 × 12 3 × 3 और 2 बचेगा, 3 × 5 15, तो 6 × 18 41.6 मतलब 41.6 10⁻3 जूल पर मोल आ रहा है। लेकिन हमको किलो जूल में चाहिए आंसर, तो 1000 डिवाइड कर दो 41.6 किलो जूल पर मोल,
अब देख लो 41 के आसपास कौन सा आ रहा है, 41। एक ही ऑप्शन है हमारा, एक ही ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बढ़िया टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ेंगे तो देखो, सपोज दैट मैंने एक ग्राफ बनाया, एक ग्राफ है बनाया मैंने, और इस ग्राफ को सपोज दैट मैंने एक ग्राफ और दूसरा ग्राफ, देखो बेसिकली हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करेंगे। किसकी? पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट करता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट का सिंपली एक काम है, सपोज दैट ये विदाउट कैटलिस्ट था, विदाउट कैटलिस्ट, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रही होगी, इधर से इधर तक। अगर इधर आ गया विद कैटलिस्ट, अब मैंने कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी अब कितनी हो गई, अब हो जाएगी ये हो गई ये डैश, मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो मतलब क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है, कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाएगा, अरे भाई ज़्यादा ऊपर वाले पहाड़ से जाओगे तो ऑब्वियसली जल्दी नहीं पहुंच पाओगे, नीचे से जाओगे तुरंत, मतलब एनर्जी बैरियर जो नीचे है तो आराम से प्रोडक्ट बन जाएगा, इधर थोड़ी टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ, मैं एक बात बोल सकता हूँ, आप देखना ये एक्टिवेशन मतलब ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है, ये तो हमको पता चल गया। लेकिन अगर मैंने एक्टिवेशन एनर्जी कम किया, अब स्टार पॉइंट, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो ये ऐसे ले जाओ आगे तक, तो पहले कैटलिस्ट था तो एक्टिवेशन एनर्जी कुछ इतनी थी, नहीं था, और जब कैटलिस्ट नहीं रहा आ गया तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, ये फॉरवर्ड है, ये एक ये है, ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड। तो देखो जिस तरह हम ये एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट के लिए देख रहे थे, उसी तरह हम एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट के लिए देख रहे थे। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है कैटलिस्ट डालने पर, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इनिशियली पहले विदाउट कैटलिस्ट इतना था, फिर इतना बचा, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्या होगा, कम होगा। बस इतनी सी बात समझना था। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, अगर रेट बढ़ेगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी जल्दी बनेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आई थिंक चमक गया होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहे हैं तो एक पॉइंट और समझना, के बराबर ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी है। अब एक्टिवेशन एनर्जी को ई को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया है, ई को कम कर दिया, तो ये डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कम, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब के क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम करने पर
रेट कांस्टेंट क्या होता है, बढ़ता है। ये थे सभी पॉइंट्स जो कि डिस्कस करने थे मुझे कैटलिस्ट में। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट आई थिंक समझ आया होगा, नोट डाउन करो। तो इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा दिमाग का है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2000 में पूछा गया है, 2000 में पूछा गया है, हाउ एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। पहला, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। सेकंड, बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। थर्ड, बाय चेंजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फोर्थ, बाय फॉर्मिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, बाय फॉर्मिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम मतलब कैटलिस्ट एंजाइम बेसिकली क्या है, कैटलिस्ट की बात कर रहा है। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, हाउ एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बताया था, अगर कैटलिस्ट डालते हो, कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, तभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ये पहली लाइन लिखवाई थी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में। तो बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। और बकाया फर्जी डाटा लिखा है बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ये नेगेटिव कैटलिस्ट की बात कर रहा है, नेगेटिव कैटलिस्ट की। लेकिन हम बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की चर्चा हो रही है, ठीक है। बाय चेंजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिल्कुल गलत बात, बाय फॉर्मिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बिल्कुल गलत बात। तो ये हमारा क्वेश्चन था, 2000 में पूछा गया था, 2000 में। एक और क्वेश्चन करो, 1998 में आया है, 1998 में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय पहला ऑप्शन इवैल्यूएटिंग रेट कांस्टेंट of two different temperature. Second, evaluating velocity of reaction at two different temperature. C, evaluating
रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बताओ, ये आना चाहिए। शुरुआत में ही डेरिवेशन करवाया था। क्या करवाया था? ln K2 अपॉन K1 ये अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 ये करवाया था। एवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट ऑफ टू डिफरेंट टेम्परेचर, एक T1 पे था K1 और T2 पे था K2। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिटरमाइंड एवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट दो डिफरेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये 1998 में क्वेश्चन आ चुका है इस पर, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब के वर्सेस टेम्परेचर का रिलेशन देखते हैं। के वर्सेस टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर। तो के बराबर हमने पढ़ा है ए अपॉन आर टी, ये हमने पढ़ा है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो इतनी क्वांटिटी क्या होगी? इतनी क्वांटिटी बढ़ेगी। मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। मतलब अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो ओवरऑल क्या होगा? इंक्रीज होगा। डिनोमिनेटर तो मतलब ओवरऑल क्या होगा? क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाली चीज घट रही है तो ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ेगी। एक ही मतलब वैल्यू बढ़ेगी। मतलब हम कह सकते हैं के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे के टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के क्या होगा? बढ़ रहा है। देखो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, के भी फाइनली अगर ये वैल्यू पूरी बढ़ रही है तो के भी बढ़ेगा। तो इसका एक ग्राफ आता है, क्या आता है? एक ग्राफ आता है। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, के वर्सेस टी का। तो इसका कुछ ऐसे होता है, ऐसे आता है। ये अपने एनसीईआरटी में गिवन है, तो हमको एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, एक्सपेरिमेंटल। तो ये हमको दिमाग में रखना है, अपने दिमाग में रखना है। इसको छाप लो तुरंत। ये हमको अपने दिमाग में रखना है। अब दूसरी बात हम क्या देखनी है? हमको देखनी है, दूसरा चीज देखना है के बराबर ए। के बराबर ए कब होगा? के बराबर ए, तो के बराबर ए माइनस ए अपॉन आर टी, यही तो था। अगर मैं के बराबर ए है तो के को मैं एक ही जगह रख सकता हूँ। के बराबर के e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। बिल्कुल, के से के कट जाएगा। 1 बराबर माइनस ए अपॉन आर टी, ऐसा लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ। इतनी बात बताओ, अब e की पावर में माइनस ए अपॉन आर टी है। ये 1 कब आएगा? तब इतनी वैल्यू 0 होगी, e की पावर 0 होगी, तभी तो 1 आता है। तो माइनस ए अपॉन आर टी बराबर 0। ए अपॉन आर टी लिख लो सिंपली। अगर इसकी वैल्यू में माइनस ए अपॉन आर टी को मैं 0 रख दूं तो क्या 1 के बराबर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो इधर से मैं अब बताओ ए अपॉन आर टी, ये तो मतलब 0 आएगा। ए अपॉन आर टी कब 0 आएगा? जब ए अपॉन आर टी 0 आएगा तभी के बराबर ए होगा। तो ये तब होगा तब पहली कंडीशन ये जब 0 हो और दूसरी कंडीशन टेम्परेचर जब इन्फिनाइट हो। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन याद रखनी है। दो कंडीशन है जहां पर के बराबर ए होगा। तो आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई होंगी।
अब हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट पढ़ेंगे। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट विच डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। इट इज द रेशियो, it is the ratio of two rate constant which differ by 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर कॉफिशिएंट को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू बराबर के टी प्लस 10, मतलब चाहे ऊपर लगा दो 10 टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला बस तुमको याद रखना है। जनरली म्यू होगा 2 और 3 होगा। अगर म्यू नहीं दिया तो 2 टेक करेंगे, इफ इट इज नॉट गिवन, इफ इट इज नॉट गिवन। अगर गिवन नहीं होगा तब हम 2 कंसीडर करके चलेंगे। तो आर न्यू अपॉन आर ओल्ड बराबर के न्यू अपॉन के ओल्ड। अरे भाई आर बराबर के ए की पावर कुछ भी होता है ना, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो म्यू डेल्टा टी अपॉन 10, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हमको याद रखना है। इसी से हमारे क्वेश्चन होंगे। दोनों फॉर्मूले याद रख लेना, तुम्हारा खेल हो जाएगा। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का क्वेश्चन आएगा तो इसी से निकल जाएगा। ये हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट कंप्लीट होता है। छोटे छोटे से चीज़ें हैं, बस लास्ट लेक्चर में छोटे छोटे से चीज़ें हैं, मैं उनको सबको समेट के एक जगह पढ़ा दे रहा हूँ ताकि हर चीज़ कवर हो जाए। चलो इस पर क्वेश्चन भी कर लेते हैं और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम कहाँ से 10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, then rate become रेट कितना हो जाएगा? तो हमने क्या पढ़ा है? आर न्यू अपॉन आर ओल्ड, आर न्यू अपॉन आर ओल्ड क्या पढ़ा है? हमने सिंपली पढ़ा है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो म्यू को हम 2 मान लेंगे। T2 माइनस T1 कितना है? 50 माइनस 10 अपॉन 10। बस आर न्यू अपॉन आर ओल्ड कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4, मतलब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, मतलब आर न्यू कितना होगा? 32 टाइम आर ओल्ड के। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या है? आंसर है। अब हम फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि इम्पोर्टेंट है थोड़ी। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब डिफरेंट रिएक्टेंट होंगे, तो डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी तो डिफरेंट रेट होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिफरेंट। अरे भैया H2 और N2
अगर रिएक्टेंट ही डिफरेंट है, एक में ट्रिपल बॉन्ड है एक में डबल बॉन्ड है, मतलब डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या आने वाला है, डिफरेंट। नेचर ऑफ फिजिकल स्टेट, दूसरी बात कर लो, नेचर ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। तो देखो सबसे ज्यादा गैस की रेट ऑफ रिएक्शन, गैस की सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रैंडमली एक दूसरे रैंडम फैले होते हैं और एक दूसरे से ज्यादा कोलिजन करते हैं। ज्यादा कोलिजन करेंगे मतलब डिफरेंट मतलब काफी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट ज्यादा टकराएंगे मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बना के देंगे, ज्यादा प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। और दूसरा है, थर्ड है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? देखो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं तो इनका सरफेस एरिया क्या है, कम है। अगर मैं इन्हीं को महीन कर दूं तो इनको अब इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आप छोटे से मॉलिक्यूल को पूरा घेरेंगे तो मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ ही जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। और एक है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चौथा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चौथा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे ही रिएक्टेंट बढ़ाओगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होने वाले हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, कॉलिजन बढ़ेगा, इफेक्टिव कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। अब प्रेशर की बात कर लें, पांचवा फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर बेसिकली सॉलिड और गैस के लिए तो देखें, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं देखेंगे, सॉलिड के लिए नहीं देखेंगे, लिक्विड के लिए नहीं देखेंगे, गैस के लिए देखेंगे। अगर प्रेशर गैस है, गैस का प्रेशर बढ़ाया, गैस का प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ कॉलिजन क्या होंगे, अब नंबर ऑफ कॉलिजन, अरे भैया पहले रैंडम मोशन मतलब एक रूम को मैं इतनी गैस है, अगर मैं उसको क्या एक साथ थोड़ा कंप्रेस कर करके प्रेशर बढ़ा बढ़ा के एक साथ लाना चाहूँ तो क्या गैस के मॉलिक्यूल और जल्दी जल्दी रैंडम मोशन करेंगे, एक दूसरे से जल्दी टकराएंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ ही जाना है। तो मतलब प्रेशर बढ़ेगा, नंबर ऑफ कॉलिजन क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ गए तो इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ जाएंगे, इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ गया, इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन को कौन रोक रहा है बढ़ने से, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। छठवां पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगी, रैंडम मोशन करेंगे तो कॉलिजन बढ़ जाएगा, तो कॉलिजन क्या हो जाएगा, कॉलिजन इंक्रीज हो जाएगा। तो इफेक्टिव कॉलिजन क्या होगा, इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ जाएगा। इफेक्टिव कॉलिजन अगर बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन को फिर कौन रोक रहा है बढ़ने से, फिर तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आई थिंक सभी फैक्टर समझ में आ गए होंगे। अरे भैया कुछ भी नहीं था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में, बस कुछ नहीं है, जो पढ़ाया है बस इतना ही है, थ्योरी पढ़ लेना, थोड़ी बहुत पढ़ना हो, मेरे हिसाब से इतना लिखवा दिया मोर देन सफिशिएंट है। अब हम बढ़ते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मैक्सवेल कर्व।
बोल्ट्जमैन मैक्सवेल कर्व, मैक्सवेल ग्राफ। तो इसका ग्राफ देखना, ये किसके बीच में होता है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। बाई एक्सिस पर क्या ले लेना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। एक बात बताना, तुमने अब फिजिक्स में पढ़ा होगा, बी मोस्ट प्रोबेबल टू आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर बी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट। बी मोस्ट प्रोबेबल किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो देखना, इसको समझना। अगर सपोज दैट एक ग्राफ स्टार्ट हुआ, ये अगर टेम्परेचर T1 पे है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कुछ इसका कर्व ऐसे आएगा। मतलब ये पहले इधर था क्या, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी है, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पहले इधर थी। अब टेम्परेचर T2 कर दिया है, या T1 प्लस 10 कर दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी खिसक के इस साइड आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल। और टेम्परेचर T1 प्लस 10 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू T1। बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए बोल्ट्जमैन मैक्सवेल कर्व में। एक क्वेश्चन देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो बस यही एक क्वेश्चन आएगा जो मैं करवा रहा हूँ, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कि देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन है भाई, T1 T2 T3, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये काइनेटिक एनर्जी। तो अब पहला ऑप्शन K1 K2 K3, फिर सेकंड ऑप्शन K3 K2 K1, थर्ड ऑप्शन K1 K2 K3, फोर्थ नन। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, जैसे जैसे, अरे सिंपली तुमको इतना समझना है, जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे पीक इस साइड शिफ्ट होती चली जाएगी। मतलब पहले बी मोस्ट प्रोबेबल कहाँ आ रहा था, इधर आ रहा था, फिर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, फिर इधर आया, फिर टेम्परेचर बढ़ाया, इधर आया। मतलब T3 ज़्यादा होगा। के क्यों लिख दिया यार भाई, T1 ज़्यादा है T2 से T3, फिर T3 ज़्यादा है T2, फिर T1 T2 T3। अब देखो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, पीक क्या हो रही है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या हो रही है, इस साइड इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, T3 सबसे ज़्यादा होगा, फिर T2, क्योंकि सबसे पहले पीक इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है T1 की। जो सबसे पीक इधर है उसका टेम्परेचर सबसे कम, और जिसका पीक इस साइड शिफ्ट होता जा रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा छोटा सा एक डिस्कशन था। अब हम एक चीज़ रह गई है, क्या रह गई है, मॉडिफाइड आर्हेनियस इक्वेशन। मॉडिफाइड आर्हेनियस इक्वेशन और देखेंगे क्या है मॉडिफाइड आर्हेनियस इक्वेशन। मॉडिफाइड आर्हेनियस इक्वेशन, तो बेसिकली ये क्या थी इक्वेशन, ये इक्वेशन सपोज दैट a प्लस बी गिव्स कर रहा ए बी। तो हमने जो अभी रेट का फॉर्मूला पढ़ा था, बस सिंपली
रेट बराबर इधर हो जाएगा जेड ए बी पी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हमारा फॉर्मूला होता है मॉडिफाइड आर्हेनियस इक्वेशन का। बस इसी को याद रख लेना, ठीक है। जेड ए बी क्या है? जेड ए बी ये बेसिकली है फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और पी क्या है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और ए आर्हेनियस कांस्टेंट जेड ए बी डॉट पी। अरे यार हमने के अभी पढ़ा था के ए ई की पावर, तो जेड ए बी और पी किसके? आर्हेनियस कांस्टेंट के बराबर है, आर्हेनियस कांस्टेंट। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है मॉडिफाइड आर्हेनियस इक्वेशन में, बस खेल हो जाएगा। और बस एक लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, उससे पहले ये सब नोट डाउन करो। तो चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया है, खत्म ही हो गया है। एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो क्या करना है, पूरे चैप्टर को एक एक दिन करके, तो तुमने डेली लेक्चर ले ही लिए हैं, 10 दिन लिए हैं तुमने, मतलब 10 घंटे, 10 आवर्स, मतलब 10 आवर्स समझ लो। अब तुमको क्या करना है, एक दिन में ही 2-3-4 सिटिंग ले लेना, 2-3-4 सिटिंग में खेल हो जाएगा। जो एक 2-2 लेक्चर हैं उसका रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद तुम मैक्सिमम एक भी दिन नहीं लगेगा, अगर तुम इफेक्टिवली अगर तुमने पढ़ाई की है तो तुम्हारे लिए पहले तो अभी तो टाइम लगेगा इनिशियली, फिर तुम्हारा टाइम कन्वर्ट हो जाना चाहिए 5 आवर्स में। 5 आवर्स में तुम्हारा रिवीजन हो जाना चाहिए अच्छे से। एक बार खुद से हाथ रख के नोट्स में क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है, इसलिए 5 आवर्स लगे हैं। देखने में तो क्या हो 1 ही घंटा लगता है हर चैप्टर को, 5 आवर्स दे दो एक बार इस चैप्टर को। उसके बाद क्या करना है, एक बार डिफरेंट मॉड्यूल्स नोट्स, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठा के खुद से ट्राई करना है। खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं आ रहे हैं तो सोल्यूशन देखो, फिर ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखो, और जो जो क्वेश्चन बनते जा रहे हैं उन पर तो टिक मारते जाओ, और जो जो क्वेश्चन अभी नहीं बन रहे उन्हें को सर्कल कर लो। वो तब दोबारा रिवीजन करोगे तब सर्कल वाले क्वेश्चन करना। तो रिवीजन कुछ इस तरह करना है। चलो मैं लास्ट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, फिर इस चैप्टर को हम समाप्ति की घोषणा करेंगे, और कल एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, या तो सोल्यूशन होगा चैप्टर स्टार्ट या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई थिंक 2 ही चैप्टर बचे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, करेंगे, सब करेंगे। 2020 में क्या पूछा गया, 2020 में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट of the reaction leads to change in पहला एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा है हीट ऑफ रिएक्शन, थर्ड है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और लास्ट है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अरे भैया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने फैक्टर ऑफ एक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है ना, उसी का क्वेश्चन है भाई।
अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो उनमें कॉलिजन होगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ेगा, मतलब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ही इसका आंसर होगा। तभी रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा क्या होगा आपस में टकराएंगे उतना ज़्यादा मतलब कॉलिजन होंगे, जितने ज़्यादा कॉलिजन होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा कॉलिजन होंगे उतने नंबर ऑफ चांस बढ़ जाएंगे प्रोडक्ट बनने के, प्रोडक्ट बनेगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो आई थिंक इसका ऑप्शन डी सबको समझ आया होगा। और इधर ही हम लिखते हैं थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा जी फॉर मुझे झेलने, फॉर वॉचिंग मी मतलब मुझे झेलने के लिए, तुम्हारे लिए एक हल्का सा थैंक यू। ठीक है, तो इधर हमारा चैप्टर दी एंड हुआ। कल हम एक नए सिरे से नए चैप्टर को नए जोश से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आज हम इधर ही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।